हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन, योर इंस्ट्रक्टर वाया नोटन स्कूल। तो आज के अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में ये देखने वाले हैं कि अगर आप रिएक्ट जेएस को सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से कंसेप्ट आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए। अगर आपका ये वाली चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आपको रिएक्ट जेएस सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करूंगा आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है आप रिएक्ट जेएस सीख रहे हो तब। ओके, और हाँ, आने वाले एक दो दिन में हमारे इस चैनल पर भी रिएक्ट जेएस की कंप्लीट सीरीज हिंदी में स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में, इससे आपको उस सीरीज जैसे वो अपलोड होना स्टार्ट हो तो आपको सर्च ना करना पड़े, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, और अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो को बिना देर किए हुए। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप एक नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं और आप एक ऐसी कॉलेज में जहाँ पे कंपनियां रेगुलर विजिट नहीं करती है प्लेसमेंट के लिए, तो आप क्या करोगे कि कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको चाहोगे कि ऑनलाइन रिसोर्सेज मेरे को मिल जाए जहां से मैं एक अच्छी कंपनी के लिए प्रिपेयर कर सकूं। तो न्यूटन स्कूल ने क्या किया, इसी प्रॉब्लम को सोल्व किया है। तो न्यूटन स्कूल आपको क्या करेगा, जो भी फार्म कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनके थ्रू आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करवाएगा। ओके, चाहे आप एकदम स्लो लर्नर हो या एकदम बिगिनर हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आपको पूरा प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करवाया जाएगा। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं कि हमें कौन कौन से कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट के आने चाहिए रिएक्ट जेएस सीखने से पहले। तो मैं उसके लिए अपने VS कोड एडिटर में आता हूं। तो यहां पर मैं आज को अपने VS कोड एडिटर में। ओके, तो यहां पे मैंने एक प्लेन, यहाँ पे हमारी app.js के अंदर आता है कि अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं ना वो आनी ही चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, मैं जावास्क्रिप्ट बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट बेसिक्स क्या होने वाले हैं, तो यहाँ पे ऐड करता हूँ जावास्क्रिप्ट बेसिक्स। ओके, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, इसमें क्या क्या आएगा जावास्क्रिप्ट बेसिक्स में। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपन किस तरीके से वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं हमारे, कंडीशंस क्या होती हैं, कि इफ एल्स वाली जो चीज़ है वो क्या होती है, एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और उसके साथ में आपको ऑब्जेक्ट और इवेंट के बारे में आपको जरूर ही पता होना चाहिए। तो इवेंट के बारे में कौन सी चीज़ें, ये आपकी बेसिक है जो आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में काम आ रही है, सेम एज इट इज हमें हमारे रिएक्ट के अंदर कोड करेंगे तब भी काम आने वाले। और इवेंट के अंदर आपको दो इवेंट तो जरूर ही पता होना चाहिए, एक तो ऑन क्लिक होने हो गया और एक हमारा क्या हो गया, एक ऑन चेंज के बारे में। ये आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले, एक बटन के लिए और एक आपका इनपुट एरिया के अंदर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो उसके लिए। ओके, तो ये बेसिक्स, ये हमारा फर्स्ट नंबर की चीज है कि आपके जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आपके अच्छे से कवर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ ना, इससे यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ यहाँ पे demo.txt, उसके अंदर इन चीज़ों को मैं ऐड करते जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर की मैं कौन सी चीज़ें मेरे को करनी है, फर्स्ट नंबर पे जावास्क्रिप्ट बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स में कौन कौन सी चीज़ें होगी, आपकी वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप हो गई, कंडीशंस हो गई, आपकी एरे किस तरीके से क्रिएट करते हैं, और फंक्शंस, और उसके साथ में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारे इवेंट्स के बारे में। ओके, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स, तो ये हमें जावास्क्रिप्ट बेसिक्स में अच्छे से कवर होने चाहिए। ओके, अब सेकंड नंबर पे चलते हैं हमें टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर। ओके, यहाँ पे ऑपरेटर। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, ये हमारे इफ एल्स का ये क्या है कि शॉर्ट फॉर्म की तरह होता है। तो इसको अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से काम आने वाला है। तो मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे कंडीशन, इस तरीके से कोई कंडीशंस दे रखी है, कंडीशंस। ओके, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, इसका ये स्टेटमेंट होने वाला कंडीशन, और आपके पास यहाँ पे ट्रू हो गया, और इसके बाद इसके लास्ट में होगा हमारा फॉल्स। अगर जो हमारी कंडीशन ट्रू होगी ना, तो ये अगर इसके यहाँ वाला चीजें चल जाएंगी, अगर हमारी फॉल्स होगी तो ये वाली चीज चलने वाली है। तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल एक इस तरीके से चीज ऐड करने वाला हूँ, लेट एक की वैल्यू यहाँ पे मैं 15 रखने वाला हूँ। ओके, और अब यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड करता हूँ कि एक की जो वैल्यू है ना वो वहाँ पे मेरी 10 से बड़ी है। अब ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई ना, तो इसके यहाँ पे हमें सिंपल कंसोल डॉट लॉग ऐड कर देते हैं, एक कंसोल डॉट लॉग ऐड करेंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर यहाँ पे ट्रू ऐड करते हैं। ओके, और इसके बाद जो स्टेटमेंट होने वाला वो मेरा फॉल्स के लिए होने वाला। तो यहाँ पे सिंपल इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे कंसोल और यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मेरा फॉल्स। तो यहाँ पे आप देखो इसमें टर्नरी ऑपरेटर में क्या होगा, अगर ये वाली जो मेरी कंडीशन है अगर ये ट्रू है तो मेरी ये वाली चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर मेरी फॉल्स होगी तो ये वाली एक चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इस वाली फाइल को जो मेरी app.js है इसको node.js की हेल्प से अपन इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ सिंपल नोड app.js। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास क्या आने वाला, ट्रू। अगर यही चीज़ें मैं यहाँ पे 20 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे इस तरीके से 20, तो 20 तो मेरा यहाँ पे बड़ा नहीं होने वाला ना, बड़ा ही होने वाला, तो ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करूं और अब इसको रन करूं, तो यहाँ पर आप देखो फॉल्स। तो आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में आपको बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब इसके बाद थर्ड नंबर की चीज हमें कौन सी पता होनी चाहिए रिएक्ट जेएस सीखने से पहले जावास्क्रिप्ट के बारे में, वो है हमारी एरे और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग के बारे में।
तो मैंने एक वीडियो बना रखा है इस पे ऑलरेडी, इसके एरे और ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग के बारे में, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो इसमें क्या होने वाला है, बेसिकली हमारे पास एक एरे इस तरीके से होगा। ओके, मान लीजिए इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट ऐड करता हूँ 1 2 3 4 5, तो इसकी हेल्प से क्या कर सकता हूँ मैं, जो मेरे एरे के एलिमेंट है ना, वो एक हर एक अलग अलग वेरिएबल्स को मैं असाइन कर सकता हूँ सिंपल वे में। ओके, तो ये हमारा ES6 के अंदर ऐड किया गया था इसको, तो इस तरीके से मैं ऐड कर सकता हूँ, लाइक यहाँ पे वेरिएबल 1, ओके, वेरिएबल 2 और यहाँ पे वेरिएबल 3। तो ये मेरा एक एरे स्ट्रिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल 3, ओके। अब इसके अंदर यहाँ से मैं नंबर्स को कम कर देता हूँ, और अब यहाँ पे इसको अगर मैं एरे इस तरीके से करूँ, तब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, वेरिएबल 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, वेरिएबल 3 की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा एरे डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो ये भी आपको जरूर ही पता होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद अपन देखते हैं 4th नंबर की चीज, स्प्रेडर ऑपरेटर के बारे में। तो ये भी हमारे जावास्क्रिप्ट का जो ES6 वर्जन आया था ना, उसी के अंदर इसको ऐड किया गया था। तो स्प्रेडर ऑपरेटर क्या करता है कि जब भी हमारे आइटरेटेबल ऑब्जेक्ट जो होने वाले, मान लीजिए हमारा एरे हो गया, तो उनको क्या करेगा, स्प्रेड आउट कर देगा। तो मान लीजिए किस तरीके से करेगा, मेरे पास एक एरे दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, 1 इस तरीके से 1 2 3 एंड 4। एक और यहाँ पे मैं इसको एरे 1 करता हूँ, है ना, एरे 1, और एक मेरे पास एक एरे 2, और इसके जो अंदर जो एलिमेंट होने वाले हैं वो मैं ऐड करता हूँ 5 6 7 8 5 6 7 और इस तरीके से 8। अब ये क्या करेगा कि जो मेरा स्प्रेडर ऑपरेटर है वो क्या करता है कि जो मेरे एरे के एलिमेंट्स होने वाले हैं उनको स्प्रेड आउट कर देगा। तो वो किस तरीके से करेगा, अगर इसके आगे मैं 3 डॉट इस तरीके से यूज कर लेता हूँ, एरे 1 और यहाँ पे एरे 2, इसके आगे मैं 3 डॉट यूज करता हूँ, 3 डॉट एरे 2, तो यहाँ पर मैं क्या करेगा, हर एक एलिमेंट को यहाँ पे स्प्रेड आउट कर देगा। तो इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट हो जाएंगे। अभी मेरे एरे नहीं रहेगा, यहाँ पे 1 2 3 पूरी एरे के नहीं रहेंगे, अब ये पर्टिकुलर अलग अलग एलिमेंट होंगे। ओके, तो अपन इसको एक एरे 3 के अंदर इस तरीके से ऐड कर लेते हैं, एरे 3। ओके, अगर मैं पेज को सेव करूँ और एक कंसोल ऐड करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि मेरे पास एक्चुअली में क्या चीजें आ रही है। तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे एरे 3 करते हैं और पेज को सेव करते हैं, और अब चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास क्या चीजें आई है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि मेरे पास ना हर एक एलिमेंट अलग से यहाँ पे क्या हो चुका है, स्प्रेड आउट हो चुका है। अब मेरे एरे के नहीं रहा, मेरे एरे के एलिमेंट अलग अलग इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा स्प्रेडर ऑपरेटर के बारे में। तो इसके बारे में आपको जरूर ही पता होना चाहिए। अब हमारी 5th नंबर की चीज देखते हैं, वो होने वाला हमारा एरे मेथड। ओके, तो एरे मेथड आपको कौन कौन से ज्यादा यूज में आने वाले, तो सबसे ज्यादा यूज आएगा आपका मैप मेथड, रिड्यूस मेथड और उसके साथ आपका फिल्टर मेथड। ओके, तो एक एग्जांपल यहाँ पे अपन लेने वाले मैप मेथड का। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अपन जो मैंने चीजें आपको अभी तक कौन सी चीजें बताई, बेसिक्स बताया है। तो बेसिक्स तो आपको एज इट इज काम आ जाएगा आपके रिएक्ट के अंदर। और सेकंड अपने देखा था टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर आपके जब रेंडरिंग कर रहे होगा ना आपके रिएक्ट एलिमेंट्स का, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और यहाँ पे डी स्टेशनिंग जो मैंने आपको बताया, ये हमारे प्रोप्स, जब रिएक्ट के अंदर एक प्रोप्स का कंसेप्ट होता है, उसके अंदर आपका काम आने वाला है। ओके, और स्प्रेडर ऑपरेटर क्या करेगा, ये हमारे एरे के अंदर ही, ये इसको हमारे यूज स्टेट है, इसके अंदर अपन इसको देख रहे होंगे। ओके, और अब एरे मेथड, तो एरे मेथड का भी क्या होने वाला है, एरे मेथड का क्या सीन होगा मैं आपको बताता हूँ कि एरे मेथड का भी अपन जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्या होंगे एलिमेंट्स होने वाले, उनको रेंडर करवाएंगे हमारे डोम के अंदर, तब हमें काम आने वाला मैप मेथड। तो वो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ मैप मेथड क्या करने वाला है। कि मान लीजिए मेरे पास एक एरे दे रखा है, ओके, और यहाँ पे क्या करते हैं, एरे इस तरीके से 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ओके, तो एरे मैप मेथड क्या करेगा कि मेरे हर एक एरे के एलिमेंट को लेने वाला है और उस पे क्या करेगा, कॉलबैक फंक्शन को कॉल करने वाला है। ओके, और अपन कॉलबैक फंक्शन के अंदर क्या चीज पास करेंगे, रिएक्ट के अंदर जो हमारे रेंडर करवा रहे हैं वो चीज अपन पास कर देंगे। तो यहाँ पर देखो मैप मेथड कैसे काम करेगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से करता हूँ, एक ही एरे, नया एरे रिटर्न करके देता है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, एक कॉलबैक फंक्शन लेगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से कॉलबैक फंक्शन। अब ये कॉलबैक फंक्शन क्या करेगा, मेरे एरे के ना हर एक एलिमेंट पे कॉल हो रहा होगा। तो ये मेरा एरे का एलिमेंट होगा, कॉल हो रहा होगा। अब कॉलबैक में क्या लेगा, वैल्यू लेगा, और जो इस वैल्यू का जो इंडेक्स है ना वो ले रहा होगा। तो अभी के लिए अपन उसको नहीं देखते। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, रिटर्न, और जो भी मेरा वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ, ठीक है, ये मेरा वैल्यू, और एक नया एरे रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कर देता हूँ न्यू एरे। ओके, और अब मैं आपको कंसोल डॉट लॉग करके शो करता हूँ कि मेरे पास क्या चीजें आई है। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ सिंपल मेरा न्यू एरे। ओके, तो यहाँ पर आप देखेगा कि मेरे पास न्यू एरे के अंदर क्या आएगा। अब मैं इसको वापस इस फाइल को रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा नया एरे जो आया है ना वो 2 4 6 8 10 हो चुका है। तो ये हो गया आपका मैप मेथड के बारे में। तो आपको मैंने आपको मैप मेथड के बारे में बता दिया कि किस तरीके से हमारा वर्क करने वाला है। ओके, तो इसके बाद अपन चलने वाले हमारे एरो फंक्शन की तरफ। ओके, तो एरो फंक्शन आपको कहाँ से काम आने वाला है, आपके इवेंट हैंडलिंग में आप इसको बहुत ज्यादा देख रहे होगे। कोई भी कंपोनेंट आप बना रहे होगे तब आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। तो यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ। देखो अब एरो फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, पहले एक नॉर्मल फंक्शन देख लेते हैं कि नॉर्मल फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से बना सकते हैं। तो रेगुलर फंक्शन में अपन क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे मान लीजिए मेरे को कोई भी फंक्शन बनाना है, हेलो,
और ये हो गया। इसके अंदर मैं कुछ भी रिटर्न स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, रिटर्न यहाँ पे हेलो। ओके, तो ये कि सॉरी इसको रिटर्न करते हैं ना, रिटर्न। तो ये मेरा नॉर्मल रेगुलर फंक्शन हो गया। अब इसी को अपन क्या करेंगे, एक अलग इसके अंदर किस तरीके से हम एरो फंक्शन के अंदर किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो चीज क्या होने वाली है, सिंपल अपन यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे एरो फंक्शन। ओके, इसको हेलो, यहाँ पे इस तरीके से हेलो, और यहाँ पे आप इस एरो का यूज करने वाले। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, एरो फंक्शन इस तरीके से बन जाएगा। अभी क्या रिटर्न करेगा, हेलो। अगर आपका एक ही स्टेटमेंट है तो अपन रिटर्न को रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया कि किसके बारे में, एरो फंक्शन के बारे में। ओके, तो ये हमारा 6 नंबर का पॉइंट हो गया। अब जो हमारा बचा है कौन सा, हमारा 7 नंबर का पॉइंट। तो देखते हैं इसमें क्या चीजें काम आने वाली है। देखो 7 नंबर के पॉइंट में देखते हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे कि जावास्क्रिप्ट की ही चीज है, वो है हमारी फेच एपीआई। तो फेच एपीआई की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एपीआई पे अपन एपीआई के एंड पॉइंट पे कॉल करेंगे, वहां से डेटा को फेच करके ला सकते हैं। देखो, तो फेच एपीआई को अपन किस तरीके से यूज करेंगे, फेच एपीआई के अंदर एक तो एंड पॉइंट होगा। एंड पॉइंट किसका हो सकता है, ये आपका यूआरएल होने वाला, कोई भी एंड पॉइंट आपका यूआरएल होगा। ठीक है, कोई भी एपीआई का एंड पॉइंट है वो आप इस तरीके से ऐड करोगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल 2 लाइन यूज करने हैं। ठीक है, दो लाइन, क्योंकि ये प्रोमिस रिटर्न करता है, और प्रोमिस को हैंडल करने के लिए आपको पता ही है कि अपन कैसे का यूज करते हैं, देन और कैच का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में यहाँ पे मेरे को क्या रिटर्न करेगा, एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आने वाला है यहाँ पे इस तरीके से, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, और इस रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना होगा, सिंपल रेस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, इस तरीके से रिटर्न करवा देना है यहाँ से। और इसके बाद यहाँ पे मेरा आ रहा होगा सिंपल डेटा, और इस अगर आप कोई भी डेटा आएगा आप उसको सिंपल कंसोल डॉट लॉग करवाओगे, आप उसको कहीं पर भी स्टोर करवाओगे ना, मान लीजिए यूज स्टेट हुक के अंदर इसको स्टोर करवा लो, तो वो आप यहाँ पे सेट जो भी आप बना रहे हो सेट डेटा करके, उसके अंदर आप इस डेटा को इस तरीके से स्टोर करवा सकते हो। ओके, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको गड़बड़ कर दी, सेट डेटा, और उसके अंदर आप डेटा इस तरीके से ऐड कर सकते हो। ये हो गया हमारा फेच एपीआई के बारे में। ओके, तो ये हमारे 7 पॉइंट थे। तो फेच एपीआई हमें कहाँ पे आएगा, किसी भी सर्वर से डेटा लाने के लिए। और इसी तरीके से हमारा एसिंक और एवेट होता है। एसिंक और एवेट की हेल्प से मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, मान लीजिए मेरा कोई फंक्शन होने वाला है हेलो, यहाँ पे इस तरीके से। ओके, अगर एसिंक्रोनसली मेरे को चीजें बनानी है तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे मेरा सिंपल फंक्शन कीवर्ड के आगे मेरे को क्या चीजें रिटर्न ऐड करनी है, एसिंक ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा एसिंक्रोनसली फंक्शन बन जाएगा। और एवेट कहाँ पे यूज करूंगा, इसके अंदर अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसा आता है, मान लीजिए फेच एपीआई का है, ठीक है, इसके अंदर कोई यूआरएल है इस तरीके से यूआरएल, और अगर ये मेरा क्या रिटर्न कर रहा है, ये मेरा प्रोमिस ही रिटर्न कर रहा है ना, तो इसके आगे यहाँ पे सिंपल मैं एवेट का यूज कर सकता हूँ इस तरीके से। ओके, तो ये वाली चीज अपन कहाँ पे यूज कर रहे होंगे, हमारी यूज इफेक्ट एक हमारा हुक होता है रिएक्ट के अंदर, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है एसिंक एवेट की चीजें। ओके, तो ये भी आपको जरूर ही पता होना चाहिए। ओके, और लास्ट की एक चीज होनी चाहिए, आपके ES6 में हमें कुछ मॉड्यूल ऐड किए गए थे, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो बस गाइस आज का वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि क्योंकि अपन आने वाले टाइम में मंडे से क्या करने वाले हैं, कंप्लीट रिएक्ट जेएस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी में। तो उसके कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसको अपन यूज करने वाले हैं। वैसे मैं वहां पर भी इन सब चीजों को क्लियर कर दूंगा अगर आपको भी डाउट रह जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता ही होना चाहिए। तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।